नमस्कार, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है और कितने तरह के नॉर्म्स होते हैं। आज हम नॉर्म्स के मीनिंग और टाइप्स की बात करेंगे। एक साधारण व्यक्ति नॉर्म्स के बारे में क्या समझता है? साधारण व्यक्ति नॉर्म्स के बारे में समझता है कि हम अपना व्यवहार किसी पर्टिकुलर कल्चर्स के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम अपना व्यवहार करते हैं। तो दैट इज ए कॉमन मैन डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स। Norms are the agreed upon expectations and rules by which a culture guides the behavior of its member in a given situation. इसके हिसाब से कि भी हमारे जो कल्चर हैं, हमारे जो सोसाइटी है, वो एक रूल रेगुलेशंस बनाती है जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो हुई एक कॉमन मैन की डेफिनेशन कि कॉमन मैन नॉर्म्स के बारे में क्या समझता है। अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी में नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में नॉर्म्स का मतलब होता है एवरेज परफॉर्मेंस। एक व्यक्ति की एवरेज परफॉर्मेंस, औसत जो परफॉर्मेंस होती है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पर, जो टेस्ट किसी स्टडी सैंपल पर किया गया है। हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी में हम एक व्यक्ति का जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर नॉर्म कहलाता है। वो जो टेस्ट पर परफॉर्मेंस आई है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल पर टेस्ट किया हुआ होता है। अब हमारे सामने सवाल आता है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर ट्रू रिप्रेजेंटेशन से है कि हमारा जो सैंपल है, हमारा जो पॉपुलेशन है, वो हमारे टेस्ट जिस पॉपुलेशन से बनाया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है, उसी से रिलेटेड है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो टेस्ट के ऊपर परफॉर्म किया है वो सारा का सारा सैंपल स्टैंडर्डाइज था। ओके, तो हमने यहाँ पे साइकोलॉजी की भाषा में समझ लिया है कि नॉर्म्स का मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस से होता है। एवरेज परफॉर्मेंस किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट पर होती है और वो जो सैंपल होता है स्टैंडर्डाइज होता है। ओके, so this is the definition of norms in terms of psychology. अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के नॉर्म्स होते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, कितने तरह के नॉर्म्स होते हैं साइकोलॉजी में। हमारे सामने 5 तरह के नॉर्म्स होते हैं साइकोलॉजी में। कुछ नॉर्म्स होते हैं एज से रिलेटेड, कुछ नॉर्म होते हैं ग्रेड से रिलेटेड, और कुछ नॉर्म्स होते हैं परसेंटाइल से रिलेटेड, और कुछ नॉर्म्स होते हैं स्टैंडर्ड स्कोर से रिलेटेड, एंड कुछ नॉर्म्स होते हैं नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर। तो इन 5 तरह के नॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ये क्या है और इनको एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। एज इक्विवेलेंट नॉर्म्स क्या होता है। एज का मतलब है, यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में कहा कि एवरेज परफॉर्मेंस होता है, कोई भी नॉर्म एक एवरेज परफॉर्मेंस होता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पर। एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ रिप्रेजेंटेड सैंपल ऑन ए सर्टेन एज लेवल ऑन द मेजर ऑफ ए सर्टेन ट्रेट और एबिलिटी। जिस ट्रेट और एबिलिटी को हम माप रहे हैं उस पे एक व्यक्ति का या एवरेज परफॉर्मेंस होता है उसके एज के हिसाब से। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति की हाइट जाननी है और उसकी एज के हिसाब से उसकी एवरेज हाइट कितनी होगी। हमारे पास एग्जांपल है हाइट ऑफ रिप्रेजेंटेड सैंपल ऑफ 20-year-old गर्ल ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमने जानना है कि 20 साल की जो लड़की है उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है। तो हमने क्या करना है कि 20 साल की जितनी भी हरियाणा में गर्ल्स हैं सभी की हाइट को हमने माप लिया और सभी की हाइट का जो एवरेज निकल कर आता है हाइट, वो हमारा एज इक्विवेलेंट नॉर्म्स होता है। समझे?
हम क्या करेंगे, जो 20 साल की लड़की है हरियाणा स्टेट में, उन सभी की एवरेज हमने हाइट एज को माप लिया। तो उस एज को मापने लेने के बाद हम उसकी हाइट को मापेंगे, 20 साल की लड़की की हाइट। तो सभी 20 साल की लड़की की जितनी भी हाइट होगी उसका हम एवरेज निकालने के बाद में जो हाइट आएगी हमारी क्या होगी, एज इक्वलेंट हाइट होगी। वो एक नॉर्म्स बन जाएगा हमारा कि उस एज की लड़कियों की ये हाइट होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज इक्वलेंट नॉर्म। अब दूसरा आता है ग्रेड इक्वलेंट नॉर्म्स। अब पहले वाले में तो हमने कहा कि एज, एक पर्टिकुलर एज का एवरेज परफॉर्मेंस एक टेस्ट पर होता है, वो एज नॉर्म्स होता है। यहाँ पे वही चीज एवरेज परफॉर्मेंस किस पे, एक पर्टिकुलर ग्रेड पे, क्लास पे। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि एक रीजनिंग टेस्ट है जो कि 8th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। If the average number of items solved on a particular reasoning test is 20 by the 8th grade student, then the raw score of 20 becomes the grade norms of 8. इसका मतलब हुआ कि अगर एक रीजनिंग टेस्ट पर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति 20 रीजनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करता है और वो 8th क्लास में है, 8th ग्रेड में है, तो हम कहेंगे कि 8th ग्रेड का जो स्टूडेंट है वो, उसका एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, वो 20 रीजनिंग जो टेस्ट है, 20 रीजनिंग टेस्ट के आइटम्स को सोल्व कर लेगा। तो यहाँ क्या है, 20 क्या है, एक ग्रेड नॉर्म्स हुआ 8th क्लास के बच्चों के लिए कि भाई 20 क्या है, 8th क्लास के बच्चों का ग्रेड नॉर्म्स हो गया। ओके, इसी तरीके से कुछ परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं। परसेंटाइल नॉर्म्स बहुत ही कॉमन और पॉपुलर टाइप है नॉर्म्स का। इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट फॉर ईच राव स्कोर परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल दैट फॉल्स बिलो दैट राव स्कोर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो स्कोर है एक पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट से नीचे के जो स्कोर के बारे में बता रहा है। परसेंटाइल हमें क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट से कितने लोग नीचे फॉल करते हैं, कितने लोग उसके अंडर आते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझें, मोना हैज a score of 20 on the arithmetic reasoning test, and if 40% of standardized sample score below the score of 20, then Mona has percentile rank of 40 and percentile score of 20. क्योंकि हमने 40% जो लोग हैं उससे नीचे आते हैं, मोना के स्कोर से 40% जो स्कोर है वो नीचे आता है, तो वो क्या होता है, परसेंटाइल नॉर्म्स होता है। परसेंटाइल एक होता है परसेंटाइल नॉर्म्स में परसेंटाइल रैंक और दूसरा परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि किसी एक स्कोर के नीचे कितने लोग आते हैं। जैसे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर स्कोर आता है। अब आपको बोल दिया जाता है कि आपका 40% रैंक आया है या 40 रैंक आया है। 40 रैंक का मतलब, परसेंटाइल रैंक का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपसे 40 लोग या 40% जो लोग हैं वो नीचे आ रहे हैं, आप 40% से ऊपर आ रहे हैं आपका जो स्कोर। ठीक है, परसेंटाइल नॉर्म्स वही होते हैं कि किसी एक कट ऑफ पॉइंट्स के नीचे कितने लोग आ रहे हैं, वो परसेंटाइल नॉर्म्स होता है। अब आता है स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स which is based on standard scores is known as standard scores. स्टैंडर्ड मींस जो फिक्स हैं, जो कि स्टेबल हैं, जिनका एक वैल्यू है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, इट हैज अ फिक्स मीन एंड फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड स्कोर के फिक्स मीन होते हैं और फिक्स स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर्स कैन बी सेवरल टाइप्स और सेवरल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स। ठीक है, बहुत तरह के स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स होते हैं, जैसे जज स्कोर, टी स्कोर, 1099 स्कोर और डेविएशन आईक्यू। अब इनमें से कॉमन जो जज स्कोर है
वो एक कॉमन टाइप का स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जेड स्कोर निकालने का। जब क्या होता है वो स्कोर माइनस मीन बाई एस डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम जेड स्कोर निकाल सकते हैं। जेड स्कोर एक प्रकार का स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स है। अब लास्ट आता है नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। अब ये क्या होता है? Normalized standard scores are the standard scores which are expressed in terms of normal distributions। जो भी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेस होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एवरेज जो लोग होते हैं वो सेंटर में आते हैं और एवरेज व्यक्तियों का जो स्कोर है वो सेंटर में आता है, और उसको हम इक्वली दो भाग में बांट सकते हैं, जिसका बेल शेप कर्व के नाम से भी हम कई बार जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसका नॉर्मलाइज जो स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं, उस नॉर्म्स होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन है, मार्शल एंड हाल्स ने 1972 में बताया कि एज स्कोर normalized standard scores are those scores which have been adjusted to produce a normal frequency distribution and converted to a standard base with a pre-assigned mean and standard deviation। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ ये है, जो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो इक्वल भागों में बांटेंगे, तो 50% हमारा एक साइड में होगा, 50% हमारा एक साइड में होगा। जैसे हम कहते हैं कि एक साइड में हमारा नेगेटिव होंगे, दूसरी साइड में पॉजिटिव होंगे। जैसे हमने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को -1 और +1 एसडी के बीच में कितना एरिया आता है, और -2 और +2 एसडी के बीच में कितना एरिया आता है, वो जितने भी स्कोर आएंगे वो क्या होंगे, वो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर के रूप में होंगे, क्योंकि हमने उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेस किया है। तो इसी को समझते हुए जितने भी स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स होंगे वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ओके, अब हमने समझ लिया कि एज नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रेड नॉर्म्स क्या होते हैं, परसेंटाइल नॉर्म्स क्या होते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्म्स है वो क्या होते हैं। अब सभी का एक कॉमन चीज ये है कि कोई भी नॉर्म्स होता है वो एक एवरेज परफॉर्मेंस होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, उस पर्टिकुलर ग्रेड का। वही क्या है, नॉर्मल होता है। एक व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है उस नॉर्म्स के साथ कंपेयर करके हम इंटरप्रेट करते हैं कि उसका मीनिंग क्या हुआ। अकेले व्यक्ति के स्कोर का कोई मीनिंग नहीं होता साइकोलॉजी में, जब तक हम उसके स्कोर को नॉर्म्स के हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करते कि क्या उस व्यक्ति का स्कोर एवरेज है, बिलो एवरेज है, या अबोव एवरेज है। ओके, तभी हम किसी स्कोर का मीनिंग निकाल लेते हैं कि उस व्यक्ति के स्कोर का मीनिंग ये है कि वो अपने एज के व्यक्तियों में सुपीरियर है, अपने एज के व्यक्तियों में वो इंफीरियर है, या अपने ग्रेड के व्यक्तियों में, अपने क्लास के व्यक्तियों में वो व्यक्ति नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, और अबोव एवरेज है। ठीक है, तो जब तक हम नॉर्म्स नहीं बनाएंगे तब तक नॉर्म्स के हिसाब से हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे किसी स्कोर का, तो उस पर्टिकुलर रा स्कोर का कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसीलिए हमें नॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस इंडिविजुअल स्कोर का मीनिंग निकाल सकें, जिससे कि उसका हम मतलब समझ सकें कि उस पर्टिकुलर टेस्ट पे एक व्यक्ति का स्कोर क्या आया है, और उसको हम नॉर्म्स के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वेदर इट इज एवरेज, सब एवरेज, अबोव एवरेज और बिलो एवरेज। ओके, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे नॉर्म्स को डेवलप करें और कितने तरह के स्टेप्स होते हैं नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए। नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए हमारे सामने 3 स्टेप्स होते हैं मोटे तौर पर। पहला तो स्टेप्स है डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। कोई भी नॉर्म्स जब हम डेवलप करते हैं
तो उसके लिए हमें एक पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, एक टारगेट पॉपुलेशन हमें लेनी पड़ेगी, किस पॉपुलेशन के लिए हम नॉर्म्स बना रहे हैं। हमने कहा कि ये स्पेसिफाइड होता है नॉर्म्स, नॉर्म्स एक कैटेगरी के लिए स्पेसिफाइड होता है कि उस कैटेगरी में, उस पॉपुलेशन में उसका एवरेज स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी पॉपुलेशन को हमने डिफाइन करना है कि किस पॉपुलेशन के लिए हम नॉर्म्स बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ओल्ड एज पर्सन के लिए नॉर्म्स बनाना है, तो हमारी पॉपुलेशन डिफाइन होगी कि हमने ओल्ड एज के व्यक्तियों के लिए ही सैंपल कलेक्ट करना है और उन्हीं पे ही नॉर्म्स डेवलप करने हैं। सेकंड क्या है, सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। अब हमने टारगेट पॉपुलेशन तो डिसाइड कर लिया कि ओल्ड एज व्यक्ति हैं, अब उसमें से हम सैंपल को कैसे सेलेक्ट करेंगे। जितने भी हम उस पर्टिकुलर एरिया में ओल्ड एज व्यक्ति हैं, उनको किसी सैंपलिंग टेक्निक के माध्यम से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे सैंपल में सारे रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन शामिल हों, ताकि हम उसके लिए एक नॉर्म्स बना सकते हैं। ओके, चाहे हम एज नॉर्म्स बना रहे हैं, ग्रेड नॉर्म्स बना रहे हैं या परसेंटाइल नॉर्म्स बना रहे हैं, तो हमें उसी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है जो कि हमने डिफाइन कर लिया है, या टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या थी, ओल्ड एज थी। तो यहाँ पे हमने ओल्ड एज का सैंपल सेलेक्ट करना है। ओके, फिर हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइजिंग द कंडीशन। हमने उस सेलेक्टिंग पॉपुलेशन में एक कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि कंडीशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हमारे टेस्टिंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, ताकि जब भी कोई व्यक्ति उस कंडीशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहता है और नॉर्म्स के साथ रिलेट करना चाहता है, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, एक कंडीशन एक जैसी होगी कि उसकी टेस्टिंग कंडीशन कैसी होगी, उसमें नॉइज होगा, या हमारा जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का होगा। तो इस तरीके से हम इन 3 स्टेप्स के जरिए किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए नॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टारगेट को डिफाइन करना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन क्या है, किसके लिए हम नॉर्म्स बनाने जा रहे हैं, और वो नॉर्म्स बनाने के लिए हमने टारगेट डिसाइड कर लिया, और उस टारगेट से ही हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करना है। तो उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करते हुए हमने उस टेस्टिंग कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज बनाना है, ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक जैसी कंडीशन हो, ताकि उसमें कोई चेंज ना आए। कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उस टेस्ट को दोहराना चाहता है या उस टेस्टिंग कंडीशंस के साथ मैच करना चाहता है, तो उसको सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे के सारे जो टेस्टिंग कंडीशंस है सेम रहे, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई सिचुएशनल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो। तो इन 3 तरीकों से हम कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो नॉर्म्स होता है, चाहे वो एज नॉर्म्स हो, ग्रेड नॉर्म्स हो और परसेंटाइल नॉर्म्स हो, वो हम बना सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने समझ लिया कि नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स का मीनिंग क्या है, और नॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, और कितने स्टेप्स हैं जिससे कि हम किसी भी टेस्ट के नॉर्म्स को डेवलप कर सकते हैं।